सबको लगेगा कि मैं अपनी ननंद से कितनी घृणा करती हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरी ननंद इसी के लायक है। मुझे पता है कि इस दुनिया में 90% ननंद अच्छी हैं, पर अफसोस मेरी ननंद उस 90% में नहीं आती। उसने मेरी शादी से लेकर आज तक मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर रखी है। वह सब कुछ तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब मेरे ससुर जी नहीं रहे। जब तक वह थे, मेरी ननंद अपने सारे कारनामे उनकी नज़रों से बचाकर किया करती थी, इसलिए उन्हें यह सारी बातें पता ही नहीं चलती थी कि उनकी बेटी मायके में आकर अपनी भाभी की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें पैदा करती है। और अब मेरी सासू माँ को पूरी तरह से मेरे ननंद नंदोई ने अपने कब्जे में ले रखा है। ससुर जी की आखिरी वक्त में सारी सेवा मैंने अकेले ने की थी, ना कि मेरे पति यानी कि मेरे ससुर जी के बेटे और मेरी ननंद यानी कि मेरे ससुर जी की बेटी ने की थी। इसके अलावा मेरी सास यानी कि मेरे ससुर जी की धर्मपत्नी तो कुछ करने के लायक ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें गठिया की प्रॉब्लम है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उनके लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल होता है, तो अपने पति की सेवा कैसे कर पाती। मुझे यह भी बहुत अच्छे से पता है कि कुछ सालों के बाद जब सासू माँ और बुजुर्ग हो जाएंगी तो उनकी सेवा भी मैं ही अकेले ही करूँगी, ना कि उनका बेटा और ना ही उनकी बेटी। इस पूरे घर को भी मैंने अकेले अपने ही कंधों पर संभाल रखा है। हाँ, मेरी ननंद समय समय पर अपना हक जमाने के लिए आती रहती हैं कि यह उनके माता पिता का घर है और यह उनके माता पिता की संपत्ति है। खैर, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अब ननंद ने अपना अलग ही रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अपनी माँ से धीरे धीरे करके उनके काफ़ी पैसे ले लिए हैं। मेरे ससुर जी एक बहुत धनी व्यक्ति थे और उनके पास काफ़ी पैसे थे जो उन्होंने एफडी के रूप में सेव करके रखी थी। उनके गुजरने के बाद वह सारा कुछ हमारी सासू माँ के नाम पर हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, जिस पर कि मेरी ननंद और नंदोई की नज़र है। अगर उसमें से कुछ प्रतिशत मेरी सास उन्हें देना भी चाहती हैं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, पर पूरा 100% वह लेना चाहती हैं तो मुझे दिक्कत है। मेरी सासू माँ को उन्होंने ऐसा बरगला रखा है कि सासू माँ सिर्फ और सिर्फ उनकी ही बात सुनती है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में तो मेरी ननंद ने अपना आधा हक पहले ही ले लिया है और उसे बेच भी चुकी है। अब सासू माँ अपनी सारी संपत्ति और जेवर अपनी बेटी को धीरे धीरे करके देती जा रही हैं, जिस पर कि हमारा और हमारे बच्चों का भी बराबर का हक है। मेरे पति कुछ भी कहने में संकोच करते हैं और कहते हैं, तुम क्यों परेशान होती हो, माँ के पैसे हैं, माँ जाने, मैं कमा रहा हूँ, अपना परिवार चला रहा हूँ ना। लेकिन मेरा कहना है कि जब सारे फ़र्ज मैं निभा रही हूँ तो हक बेटी कैसे जमा सकती है। एक फ़र्ज भी तो उसने निभाया नहीं है। यह हमारी गलती होती है जो हम अपने साथ अन्याय होता देखकर चुप हो जाते हैं। लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी। मैंने एक दिन साफ साफ अपनी ननंद और सास से कह दिया कि अब आप 1 रुपया भी अगर अपनी बेटी को देंगी तो मैं अपने पति को लेकर इस घर से अलग हो जाऊंगी। अपनी बेटी से आप अपने बाकी की ज़िंदगी की सेवा करवा लीजिएगा या अपने पैसों के दम पर कोई नौकर रख लीजिएगा जो आपकी बाकी की सेवा कर दे। सारे फर्ज निभाने के लिए बहू होती है और सास ससुर की संपत्ति पर हक जताने के लिए उनकी बेटी होती है। मेरे होते अब यह सब और नहीं होगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। यह सुनकर मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुनाया और मेरी ननंद ने बोला, तुम होती कौन हो ऐसा बोलने वाली, यह सब कुछ मेरे पापा का कमाया हुआ है। मैंने भी पलट कर जवाब दिया, तुम्हारे पापा मेरे पति के भी पापा थे और मेरे भी ससुर जी थे, तो तुम्हारा अकेले का हक इन सब पैसों पर कैसे बन गया। और यह हक उस वक्त याद नहीं आया जब पापा जी 2 महीने तक बिस्तर पर पड़े हुए थे, तब तो यहाँ झांकने भी नहीं आती थी, बल्कि पापा जी के गुजरने वाले दिन भी 5 घंटे के बाद तुमने दर्शन दिए थे, जबकि उनके गुजरते ही तुम्हें सूचना दे दी गई थी। अब धन संपत्ति पर बहुत हक जताती हो। तुम्हारी माँ को गठिया है। आज तक एक बार भी पूछा है कि वह कौन सी दवाइयाँ खाती हैं या कौन सा तेल लगाती हैं, पर उनके जेवरों पर का तो तुम पूरा हिसाब लेती हो। क्या सिर्फ माँ बाप की संपत्ति पर बेटियों का हक होता है, उनकी सेवा करने पर नहीं? अगर अब तुम्हें सच में अपने माँ बाप की संपत्ति चाहिए तो तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, और जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तब तक अपनी माँ की सेवा करनी पड़ेगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने पति को लेकर जा रही हूँ। इस पर मेरी सासू माँ ने बोला, यह क्या बकवास कर रही हो, वह यहाँ कैसे रह सकती है और वह क्यों करेगी मेरी सेवा, यह तुम्हारा फर्ज है। मैंने भी दुगनी तेजी से बोला, तो क्या
मेरे सिर्फ फ़र्ज़ है और हक सारे आपकी बेटी के हैं। आज मेरे पास उनकी हर बात का जवाब था और मैंने ठान लिया था आज कोई ना कोई फैसला तो होकर रहेगा। ननद आज मेरे तेवर देखकर थोड़ा डर गई थी। उसे पता था आज मैं चुप नहीं होने वाली। मेरे पति भी मेरी सारी बातें खड़े होकर सुन रहे थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल रहे थे क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था। आप तो कभी अपने हक के लिए ज़बान नहीं खोलेंगे और जब सारे फ़र्ज़ मैं निभाती हूँ तो मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी भी। जब आप अपनी माँ और बहन की गलत बातों के सामने नहीं बोलते हो तो मेरे खिलाफ भी मत बोलिएगा। मेरी ननद ने अपना अगला तीर छोड़ा और अपने भाई को ताना मारते हुए बोला, इस शहर के सारे मर्द तो नामर्द हैं। पति के सामने पत्नी उसकी बहन का अपमान कर रही है और वह चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है। इस पर मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कितनी नीच और घटिया औरत है यह, जो अपने भाई के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूक रही। जब इसे रिश्तों का कोई लिहाज नहीं तो मैं क्यों रिश्तों का लिहाज रखूं? मैंने भी बहुत ज़ोर से बोला, क्यों? तुम्हें बड़ा पता है कि इस शहर के सारे मर्द नामर्द हैं, इसलिए दूसरे शहर में शादी की थी क्या? क्योंकि तुमने पहले ही इस शहर के सारे मर्दों का टेस्ट ले रखा है। मेरी यह बात सुनते ही माँ बेटी के तन बदन में आग लग गई और उन्होंने मुझे उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया। मैंने भी पलटकर जवाब दिया कि जब बोलने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की शक्ति भी रखनी होगी। मेरे पति के लिए बर्दाश्त से बाहर हो चुका था क्योंकि बातों का स्तर गिरता ही जा रहा था, इसलिए वह वहाँ से बाहर चले गए। पर आज मैंने सोच लिया था कि भले ही मैं एक घटिया औरत साबित हो जाऊं, लेकिन इस माँ बेटी को तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी। मेरी ननद को समझ में आ चुका था कि आज वह मेरा सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने जाते जाते बोला, ठीक है, रख लो सारी धन संपत्ति। देखूंगी कि सारी धन संपत्ति लेकर तुम ऊपर जाओगी। यह बात अक्सर मेरी ननद बोला करती थी। मैंने भी आज जवाब देने की ठान ली थी। मैंने बोला, एक बात बताओ नंदन रानी, अब तक हजारों बार तुम्हारे मुंह से सुन चुकी हूँ कि देखूंगी सारी धन संपत्ति लेकर ऊपर जाओगी। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या यह ज़रूरी है कि तुम ही देखोगी? क्या तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं ही पहले ऊपर जाऊंगी? हो सकता है मैं ही कुछ देख लूँ। यह बात सुनकर मेरी सास और ननद का मुंह बन गया। उन्हें समझ में आ गया कि अब कुछ भी गलत बोलने पर वैसा ही गलत सुनने को भी मिलेगा। ननंद रानी भुनभुनाते हुए अपने ससुराल की तरफ जा चुकी थी। उसके जाने के बाद मेरी सासू माँ ने मुझे काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा सुनाया, लेकिन मैं आज पूरी तरह से तैयार थी और मैंने बोला, एक बात बताऊं मम्मी जी, भाई बहन के रिश्तों में दरार सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ डालती है। जब तक पिताजी थे तब तक कुछ भी गलत नहीं होता था क्योंकि वह होने नहीं देते थे। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि बेटियों को उनका हक दे ही दिया जाता है और अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता भी है तो उन्हें ससुराल से पूरा मिलता है। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि एक पुरुष जीवन भर अपने घर की बेटियों और बहनों के लिए शगुन और नेक तैयार रखता है, जो कि बहन बेटियों का हक होता है। उनके मायके से एक पुरुष को अपने जीवन में क्या क्या त्याग करना पड़ता है, उन्हें बहुत अच्छे से पता था। बहुत सी बहनें तो जायदाद में बराबर का हिस्सा बंटवारा चाहती हैं, पर जिम्मेदारी में नहीं और सामाजिक नियमों में भी नहीं। बंटवारा होने के बाद भी उन्हें अपने बच्चों की शादी के लिए भाई से भात चाहिए होती है। किस मुंह से वह भात लेने की बात करती हैं? बंटवारा करवाते वक्त उन्हें यह याद नहीं आया था कि कल को इसी भाई भाभी से उन्हें भात लेना है। इसलिए कोई भी पिता अपने बेटे का हक मारकर कभी भी अपनी बेटी को नहीं देना चाहता। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि पिता के गुजरने के बाद माँ सारा घर, सारे रिश्ते बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उसे अपनी बेटी के अलावा कोई और नहीं दिखता। बेटा तो उसे जोरू का गुलाम लगने लगता है क्योंकि पति के गुजरने के बाद वह अपने बेटे को अपनी बेटी की नज़रों से देखने लगती है, ना कि खुद की नज़रों से, और अपनी बेटी के दिमाग से चलने लगती है, ना कि खुद के दिमाग से, क्योंकि बेटी खुद की कोख जनी जो होती है। अक्सर कई घरों में पति के गुजरने के बाद सास ऐसा ही व्यवहार अपनी बहू के साथ करने लगती है, जिससे ननंद भाभी के रिश्ते तार तार हो जाते हैं। कुछ समय के बाद तो सास भी इस दुनिया से चली जाती है, पर इस बीच जो रिश्ते बिगड़ चुके होते हैं वह दोबारा कभी नहीं बनते और उनकी बेटियों का मायका हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका रहता है। मुझे कोई शर्म नहीं यह कहने में कि भाई बहन के रिश्ते माँ ही बिगाड़ती है। कोई भी भाभी यह नहीं कहती कि अपनी बेटी को सासू माँ कुछ ना दे, लेकिन सब कुछ बेटी को ही दे दे, या तो कोई भी बहू नहीं चाहेगी।
आगे आप खुद समझदार हैं, कहकर मैं भी तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। मेरी सासू माँ को भी आज समझ में आ चुका था कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। अगर उन्होंने और गलत फैसले लिए तो हालात और भी बुरे हो जाएंगे। मैंने भी ठान लिया था, भले ही इसके लिए मुझे समाज कुछ भी कहता। मैं हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी, क्योंकि मुझे पता था जब तक गलत को सहन करते रहो, गलत करने वालों की हिम्मत बढ़ती ही जाती है। मेरी ननंद तो अपने ससुराल जा चुकी थी और सासू माँ सोच में पड़ गई थी कि अगर अब बहू से पंगा लिया तो शायद उन्हें भारी पड़ जाएगा।